और कोई न दल चल रहा है न कोई बल चल रहा है। आप जाइए पता करिए, सिर्फ एक के बाद चल रही है। अरशद जमाल बिना भेदभाव के विकास करते हैं। इसी विकास मंत्री हैं हमारे, उनके इतिहास को जब आप पढ़ेंगे या उनके बारे में जब आप जानने, मैंने बहुत स्टडी की है उनको, जब वो सब आ गया उनको तो मैंने बहुत स्टडी की। बहुत उनका साफ सुथरा रिकॉर्ड है, बहुत ईमानदार आदमी हैं। बीजेपी एक अलग चीज़ है और बीजेपी का नज़रिया अलग चीज़ है, बीजेपी की पॉलिसी अलग चीज़ है। लेकिन आप बताइए कि माननीय नगर विकास मंत्री जी के मुंह से आपने कभी कम्युनल बात सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी। भैया की विचारधारा और काशीराम जी की विचारधारा में अंतर ही कहाँ था? ये तो दोनों लोगों की विचारधारा एक थी, तो उसमें कोई अंतर ही नहीं है ना। ये तो सब लोग एक थे, बल्कि थोड़े से का अंतर आज़ादी के बाद अगर न पड़ा होता तो शायद ये दोनों एक ही घर बना के रहे होते। मऊ नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से उलटफेर की राजनीति देखने को मिली, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में जिस तरीके से सपा और बसपा के उम्मीदवारों में अदल बदल का फार्मूला देखने को मिला, ये भी काफ़ी खासा अलग था। वहीं भाजपा के उम्मीदवारों में भी जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी उसको उम्मीदवार बना दिया गया। ऐसे में सपा से पहले उम्मीदवारी का दावा ठोकने के बाद बसपा से पर्चा दाखिल करने वाले पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों पर और कुछ इस तलखियों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। पहले आपने सपा से स्वघोषित घोषणा कर दी, स्वघोषणा नहीं की मैंने, सिंबल की काफ़ी दूँ आपको। ठीक है, तो मतलब घोषणा आपने की ना, तो आपने सपा से घोषणा किया, फिर आपने बीएसपी से पर्चा दाखिल किया। इन वक्त पे आबिद अख्तर को टिकट मिल गया, आपसे मेरी बातचीत हुई जैसे कि हुई थी। मूल वजह आपने बता दी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब हम बात तो दूसरे ट्रैक पर करना चाहेंगे कि आखिर अब मऊ की जो राजनीति है नगर निकाय चुनाव के बीच में, इन राजनीति में अब क्या फ़र्क देखने को मिलेगा? क्योंकि आबिद अख्तर जो अभी तक केवल एक सोशल वर्कर के रूप में उन्होंने, जैसा कि हमसे बातचीत में कहा, काम किया, कोई राजनीतिक उनका पहचान नहीं रहा जी। ऐसे में आपकी 37 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है, उसको कैसे, किस नज़रिए से आप देखते हैं, इसके बारे में बताइए। 37 ईयर्स मेरा राजनीतिक का करियर नहीं है। माननीय नेताजी से मेरा संबंध है, लेकिन माननीय नेताजी से संबंध जब तक मैं राजनीति में नहीं था। अच्छा। राजनीति में तो मैं आया हूँ 90 के आसपास में। तो बहरहाल 30 साल वो भी हो गए। अब देखिए, मऊ नगर पालिका उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका हो गई इस वक्त, क्षेत्रफल बढ़ने के बाद। 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख के आसपास मतदाता हो गए। ये पूरी विधानसभा एक तरह से कह लीजिए। ये लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल हो गया। मतलब गाजीपुर, बलिया और कई जनपद, दूसरे जनपदों की सीमाओं से हम सट गए। 3 विधानसभाओं, घोसी और मोहम्मदाबाद के मतदाता इसमें शामिल हैं। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण नगर पालिका हो गई। और फिर हमारा टिकट कटने और फिर बसपा में जाने और माननीय नगर विकास मंत्री का हमारे क्षेत्र का मतदाता होने की वजह से ये नगर पालिका का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया और बहुत चर्चित हो गया। तो अब इसमें क्या है कि हमने तो जिन हालात में भी हमको जो कुछ करना पड़ा आज की डेट में, तो मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और अब शायद इसी में ज़िंदगी अपनी कट जाएगी। बाकी जो राजनीतिक ज़िंदगी बची है, क्योंकि मुझे इधर उधर जाने की बहुत आदत नहीं है। क्या जानना आप क्या चाहते हैं वो आप बताएं, मैं राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से सीधे काशीराम की विचारधारा पर स्विच कर जाना। देखिए, राम मनोहर लोहिया की विचारधारा और काशीराम जी की विचारधारा में अंतर ही कहाँ था? ये तो दोनों लोगों की विचारधारा एक थी, तो उसमें कोई अंतर ही नहीं है ना। ये तो सब लोग एक थे, बल्कि थोड़े से का अंतर आज़ादी के बाद अगर न पड़ा होता तो शायद ये दोनों एक ही घर बना के रहे होते। इन दोनों लोगों की बातचीत, सारी चीज़ें, अम्बेडकर जी और लोहिया जी, ये सारे लोगों का तो बहुत गहरा रिश्ता था आपस में। और ये आपस की लड़ाई, उस लड़ाई को एक ही तरह से लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से साथ नहीं हुआ। लेकिन बहुत से मुद्दों पे इन लोगों का साथ भी रहा है। इन लोगों का साथ भी रहा है। तो इसका लाभ आपको कितना और कैसे मिलेगा? क्योंकि आबिद को देखा जाए तो आबिद भाई, आबिद अख्तर जो है कि अभी चुनावी अनुभव भले ना हो, लेकिन काफ़ी आपकी तरफ वाकपटुता उनके अंदर काफ़ी है। हो सकता है कि वो अपने चुनाव भी जो शुरुआती दौर में है, कब कितना उठान पर है, कब कितना चढ़ाव पर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप उसको कैसे अपने पाले में ले लेंगे? जो सपा के आपके पुराने वोटर्स हैं, कुछ आपके अपने पूर्व वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, कुछ यादव वोटर्स हैं जो आपके साथ थे। देखिए, मेरे साथ तो समाजवादी पार्टी के, आप देखिएगा रिजल्ट आएगा तो शायद मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। आगे हालात अभी बाकी है, 15 दिन चुनाव में बदल जाए अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के मैक्सिमम मतदाता हमारे साथ हैं।
और उनको बेहद नाराज़गी है इस बात की कि एक पुराने साथी को टिकट देकर फिर उसका टिकट क्यों काटा गया। भाई मत देते आप टिकट ही। तो मेरा ये मानना है, बाकी हमारी लड़ाई किससे होनी है वो आप जानते हैं, लड़ाई तो सीधे बीजेपी से होनी है। तो इसलिए बीच में किसी और के बारे में बात करना या सवाल करना या जवाब तो बीजेपी को आप भी सवाल करना आप बीजेपी के बारे में करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि आप जनता के बीच में जाइए और मिल लीजिए कि कितना ज़्यादा लोगों में नाराज़गी है। बीजेपी को आप मुख्य प्रतिद्वंदी क्यों मानते हैं? ऐसे में जहां बीजेपी का जो प्रतिद्वंदी है, लोग कह रहे हैं कि वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पुराने कार्यकर्ता नहीं हैं, बसपा से लाए गए वो एक नेता हैं जो कुछ साल पहले तक तो दर्जा प्राप्त मंत्री थे, अब उनको भाजपा से मौका मिला है तो लोग भाजपा चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो मतदाताओं की संख्या पहले थी, तो जो आप सीमा जो बढ़ाया है बीजेपी ने, परसीमन जो बढ़ा है, सीमा विस्तार जो होगा, तो उसमें मैक्सिमम गांव बढ़ाए गए। लेकिन जो उन्होंने कोशिश ये की है कि उसमें बीजेपी के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा रहे, लेकिन किस तरह से आप छांटोगे कौन बीजेपी का है। और उन्होंने सीमा जो विस्तार किया है जिस नज़रिए और जिस मकसद के तहत, मैं आपको बता दूं कि मैं उस सीमा विस्तार वाले क्षेत्र में ही इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हरा दूंगा। बीजेपी उस बड़े हुए क्षेत्र में ही नहीं जीत पाएगी जो इन्होंने सोच कर बढ़ाया था। क्योंकि आप बताइए कि प्रधानों का चुनाव 1 साल पहले हुआ था, 1 साल बेचारे प्रधान अपनी प्रधानी किए थे, इतना पैसा खर्च किए, इतने 5 साल की मेहनत किए और उनकी प्रधानी एक झटके में ख़त्म कर दी गई। मैं कह रहा हूँ सीमा विस्तार भी करना था तो प्रधानों के कार्यकाल तक आप उनको बहाल रखते हैं और नगर पालिका से भी उसमें काम होता है क्षेत्र में और प्रधानों के द्वारा भी काम कराया जाता तो डबल विकास हो जाता। आज तो सब क्षेत्र वंचित बिल्कुल है और बहुत बड़े पैमाने पर नए क्षेत्र में काम करना पड़ेगा तभी संभव है, वरना इतना बड़ा क्षेत्र बढ़ा दिया गया। वो जो प्रधानों के द्वारा काम होता था उससे भी बेचारे वंचित हो गए और नगर पालिका के द्वारा यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर विकास को ले जाना पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मुझसे उन लोगों को आशा है और कोई न दल चल रहा है न कोई बल चल रहा है। आप जाइए पता करिए, सिर्फ एक के बाद चल रही है। अरशद जमाल बिना भेदभाव के विकास करते हैं, इसलिए किसी की बात नहीं करनी, अरशद जमाल को वोट देना, ऐसा लोग कह रहे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। आप सीधी चुनौती यहाँ से जो नगर विकास मंत्री हुए हैं उनको दे रहे हैं, भाजपा की सरकार को दे रहे हैं। ऐसे में चुनौती कितनी चुनौतीपूर्ण होगी? क्योंकि आप देखिए भाजपा की राजनीति कैसे चलेगी। चुनौती तो वही देगा ना जिसके साथ जनता रहेगी। क्योंकि मैं डरता हूँ भाजपा से, अपनी बात तो कहीं पर करेंगे। डरते नहीं है? बिल्कुल नहीं डरता। क्यों डरूंगा मैं? उनका जो नज़रिया है भारतीय जनता पार्टी का, उनका जो काम करने का तरीका है और जो उनकी पॉलिसी है लड़ाओ और हुकूमत करो, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। मैं उससे सहमत ही नहीं हूँ, मैं उनकी पॉलिसी से सहमत नहीं हूँ। लेकिन कुल के बाद भी जो नगर विकास मंत्री हैं हमारे, उनके इतिहास को जब आप पढ़ेंगे या उनके बारे में जब आप जानने, मैंने बहुत स्टडी की है उनको, जब वो सब आ गया उनको तो मैंने बहुत स्टडी की। बहुत उनका साफ़ सुथरा रिकॉर्ड है, बहुत ईमानदार आदमी हैं और काम करने का उनको जुनून है। 15 साल तक तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी थे गुजरात में, वहाँ रहे, 7-8 साल पीएमओ में रहे, तो उनके पास काम करने का तरीका है, मालूम है सब। तो उनके साथ मिलके काम करने का हमारा इरादा। काफ़ी चतुराई से आप उत्तर दे रहे हैं। एक तरफ आप बीजेपी को चुनौती भी दे रहे हैं, एक तरफ आप मंत्री जी की पॉलिसी भी आप। बीजेपी एक अलग चीज़ है और बीजेपी का नज़रिया अलग चीज़ है, बीजेपी की पॉलिसी अलग चीज़ है। लेकिन आप बताइए कि माननीय नगर विकास मंत्री जी के मुंह से आपने कभी कम्युनल बात सुनी है? मैंने तो नहीं सुनी। और मेरी मुलाकात भी उनके साथ हुई है, बात भी हुई है, तो मैंने उनको अच्छा आदमी पाया है। तो मैं सच बात बोलता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे ख़राब लगे, मेरे नेचर है, मैं इसको बदल ही नहीं सकता कि मैं सच बात ना बोलूं। इसके लिए मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता मुझे कोई रोक दे। और जो अच्छा है उसको अच्छा मैं कह ही दूंगा। मैं कहता हूं कि आपका जो स्वच्छ भारत मिशन है भारत सरकार का, बहुत अच्छा है। इस्लाम ने सबसे पहले कहा कि ईमान का जो दूसरा अंग है वो सफाई है, निस्फ आधा हिस्सा ईमान का सफाई। तो अगर सरकार उस पर काम कर रही है तो हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं उनके इस मुद्दे पर कि सफाई स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो हम उस पर खड़े हैं प्रधानमंत्री के साथ। आपकी तमाम बातों में भाजपा का उम्मीदवार कम और भाजपा को आपने ज़्यादा टारगेट किया है, उम्मीदवार को आप कमजोर आंक रहे हैं। देखिए, भाजपा के जो उम्मीदवार है उन सबका कोई मतलब ही नहीं है। भाई ये जो लोग उम्मीदवार हैं ये अपने बल पे नहीं लड़ रहे हैं, उनके साथ कोई मतदाता नहीं है। ये जो कुछ इनको वोट मिलेगा उनके पार्टी के नाम पे मिलेगा, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो।
मैं ऐसा मतदाता हूँ, मैं ऐसा उम्मीदवार हूँ कि आप पता लगाइए कि हम हमारे नाम पे वोटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें ना कोई पार्टी चल रही है, ना कोई और बेस चल रहा है, ना कोई और कुछ चल रहा है। आप देखिएगा ये भाजपा की क्या दशा होती है। भाजपा के मतदाता जो कितनी बड़ी संख्या में मुझको वोट देंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो मेरी पार्टी से के नज़रिए संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन उनका कहना ये है कि इस मतदान से सरकार नहीं बनती है, यूपी की सरकार न बनेगी ना केंद्र की सरकार बनेगी। तो जब केंद्र और जब प्रदेश की सरकार बनानी होगी तो हम लोग पार्टी देखेंगे, लेकिन इसमें तो हमको देखना है कि कौन आदमी हमारे काम का है, कौन विकास करेगा। इस नाम पे, विकास के नाम पे यहाँ का चुनाव होने जा रहा है। एक सवाल तैयब पालकी से जुड़ा हुआ, फेसबुक पर उन्होंने कुछ इमोशनल पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा कि मैं इस बार जो है कि चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, सपा से हमें टिकट नहीं मिल रहा है, अखिलेश जी के सिपाही हूँ और जो उम्मीदवार है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। बसपा से वो चुने हुए अध्यक्ष रहे हैं, बसपा से जीते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सपा अब्बास अंसारी के समय उन्होंने ज्वाइन कर ली। इसका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में, आपको क्या लगता है? ये तो अच्छी बात है। मैं तो समाजवादी पार्टी में नहीं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी में हूँ। वो समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दिया है उनको मदद करनी चाहिए, और नहीं अगर उनकी मदद करते हैं तो ये भी दूसरी बेईमानी है। बेईमान समझते हैं क्या उनको? मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं रहूँगा उनके साथ, तो रहना ही चाहिए, यही अच्छी बात है। अगर उनके साथ नहीं रहते हैं तो ये तो गलत बात है ना। चलिए आखिरी सवाल, कुछ वो 5 मुद्दे बताएं जिसको लेकर मऊ की जनता आपको वोट करेगी। वो 5 मुद्दे आप हमें गिनाएं। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि जो नया क्षेत्र सम्मिलित हुआ है वो विकास से एकदम अछूता है, वहाँ कुछ नहीं है। तो वहाँ सबसे बड़ा 2 मसला है। एक मसला तो ये है कि वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था कहीं नहीं है, एक ये बहुत ज़रूरी काम है। दूसरा, उन गाँव को जोड़ने के लिए रास्ते, बहुत सारे गांव हैं जिनका ही नहीं है, तो उनको जोड़ना मेन ये काम है। अभी वहाँ ज़रूरत नहीं है कि वहाँ झाड़ू लगे या फलाना हो ढकाना हो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। अभी तो उनको जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी समस्या उन गाँव को जोड़ने की है। तो मेरे दिमाग में ये खाका चल रहा है, प्लान तैयार है, और मैं जिस गाँव में जाता हूँ मेरा काम है कि मैं सब डायरी पर हमारे लोग नोट करते हैं कि कहाँ कौन काम ज़रूरी है। दूसरा, यातायात की एक बहुत बड़ी यहाँ समस्या है, तो उस पे काम करना है, पार्किंग की व्यवस्था। मुझे याद है जब आप चेयरमैन थे या फिर शायद शाहिना जी थी, तो आपने नगरपालिका को एक फोर्स बनाई थी या कुछ सिपाही टाइप के आपने बनाए थे सदर चौक पर, और कहाँ फोर्स बनाई थी। हाँ, एनपीपी, हाँ, नगरपालिका यातायात का काम देखती करती थी। हाँ, हमने उसमें 20 लोग, तो उससे काफी राहत थी। लेकिन जब हमारा कार्यकाल खत्म हुआ जिस दिन, तो उसी दिन उन लोगों को फोर्स ही खत्म कर दी गई। हालांकि नगरपालिका का वो काम था, वो यातायात में थोड़ी मदद करते हैं, पुलिस की इसमें बुराई क्या है? भाई, नगर पालिका खुद अपने आप में एक लोकल सरकार है। और बल्कि इस सरकार में जैसे माननीय टंडन जी थे, नगर विकास मंत्री, मेरे बहुत अच्छे उनके रिश्ते रहते थे लालजी टंडन के साथ, और उन्होंने मुझे बेहद मदद किया, और उन्होंने मुझे बहुत नगर पालिका काम करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, हुनर भी उन्होंने मुझे बहुत दिया। तो वो ये कहते थे हमेशा कि स्पीकर जो होता है विधानसभा का, ये लोकसभा का, वो स्पीकर का पावर रखता है, प्रधानमंत्री का पावर उसके पास नहीं होता। कोई चीज़ सेंक्शनिंग अथॉरिटी वो नहीं होता, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जो पावर होता है वो नहीं होता। नगर पालिका का जो चेयरमैन है, इसके पास स्पीकर का भी पावर है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वाला पावर भी है, यानी सेंक्शनिंग अथॉरिटी भी है, और मीटिंगों में बैठ के मीटिंगों की अध्यक्षता करने का भी अधिकार है। तो अगर अधिकार की बात की जाएगी संविधान में, तो नगरीय निकायों को, किसी भी प्रकार की कोई निकाय है, लोकल बॉडीज़ को संविधान ने अधिकार बहुत दिया है। ख़ास तरीके से जो 73 अमेंडमेंट हुआ, संविधान का जो संशोधन हुआ 73वां और 74वां संशोधन जो हुआ था वो रूरल एरिया की जो निकाय उनके लिए हुआ था, और 74वां संशोधन जो हुआ था वो जो शहरी निकाय है उनके लिए हुआ था। हालांकि अभी उसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। मेरा एक सबसे बड़ा प्रयास ये होगा कि 74वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार पे दबाव बनाया जाए। जब पहली मरतबा मैं चेयरमैन हुआ था तो हम लोगों ने पूरे यूपी के चेयरमैनों का एक संगठन बनाया था। मनोज पांडे जो मंत्री रहे हैं, इस वक्त सचेतक हैं समाजवादी पार्टी के, वो उसके प्रदेश के अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था। हम दोनों लोगों ने मिलकर पूरा संगठन बनाया था, बल्कि संगठन का एक कार्यालय भी हम लोगों को लखनऊ में मिला था। तो फिर वो संगठन बनाएंगे और संगठन बना के सरकार के सामने जो निकायों में काम करने वाले लोगों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को भी दूर करेंगे और 74वां संविधान संशोधन लागू कराने का प्रयास करेंगे। आपने 3 मुद्दे गिना दिए थे, जल निकासी, रास्तों को जोड़ना और यातायात। 2 और मुद्दे वो बताएं। अब जैसे और जो ज़रूरी काम है, जैसे खेल, हम जब तक चेयरमैन रहे तो आप देखते रहे होंगे कि बहुत बड़े पैमाने पे ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट कराते थे, कहीं क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते थे, अक्सर कवि सम्मेलन और मुशायरे कराते थे। मऊ में नगर पालिका महोत्सव कराया हम लोगों ने, आपको याद होगा नगर पालिका महोत्सव कराया हम लोगों ने।
तो जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि उस क्षेत्र में भी काम करे। तो खेल के क्षेत्र में, खेल को बढ़ावा क्षेत्र देने के लिए जहां ज़रूरत होगी स्टेडियम की, वो बनाए जाएंगे। छोटे छोटे खेल के मैदान बनाए जाएंगे। जैसे बैडमिंटन का कोर्ट बनाने की जगह ज़रूरत है। मैं कई अखाड़ों में गया हूँ पहलवानों की, जहाँ कुश्ती होती है, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास देहात में नगर पालिका में ज़मीनों की कोई कमी नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये खाका चल रहा है कि मैं पहलवानों के लिए और कुश्ती का, दंगल का एक ऐसा स्थान बढ़ाऊंगा जहां कुश्ती भी होगी, खिलाड़ियों के रुकने और ठहरने के लिए कमरे भी रहेंगे, और उनके लिए बातचीत करने के लिए हॉल भी रहेगा, और सारी सुविधाएं नगर पालिका की तरफ से दी जाएंगी। ये भी मेरे दिमाग में खाका चल रहा है। इसके अलावा शहर के अंदर बहुत सारे, जो पुराना नगर पालिका का जो क्षेत्र है, इसमें एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाने की मेरे दिमाग में योजना चल रही है कि एक ऐसा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नगर पालिका की तरफ से बनाया जाए जो बहुत ही हाई टेक हो, और बाहर से उसमें एक्सपर्ट ले आए जाएँ, ताकि सॉफ्टवेयर का जो ड्राइंग होती है, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, उसको बच्चों को सिखाया जाए। नगर पालिका की बहुत सारे पुस्तकालय हुआ करते थे। एक पुस्तकालय में वहाँ पर फाटक के पास एक पुस्तकालय तो वहाँ था, जब मैं जब चेयरमैन हुआ तो उसको ठीक कराया। तो एक नया पुस्तकालय शाहीन जब थी तो वो यहाँ बनाया डोंगनपुरा में। तो लेकिन अब डिजिटल पुस्तकालय बनाने की जरूरत है, और डिजिटल पुस्तकालय बनाना, जो हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बनाने के दिमाग में खाका है, तो उसी में डिजिटल पुस्तकालय भी बनाने की हमारे दिमाग में खाका चल रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको इस शहर में छोटे पैमाने पर लागू, कुछ कॉलेज, कुछ पढ़ने के लिए बच्चों को सुविधा कैसे प्रकार से हम दे सकते हैं। तो योजनाएं तो बहुत हैं। अब सरकार का कितना उसमें सहयोग मिलता है, प्रशासन का कितना सहयोग मिलता है, जब तक कि प्रशासन और सरकार का दोनों का सहयोग नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। अभी जैसे सुअरों का मामला चल रहा है, पूरे शहर में दिक्कत है, तो जब तक उसमें डीएम साहब मदद नहीं करेंगे नहीं काम बनेगा। जैसे ये डीएम जो मौजूदा डीएम है, अगर ये डीएम रह गए साल 2 साल, तो इनके अंदर मैंने देखा कि व्हील पावर बहुत तगड़ा है इनका, और इनको जो सही काम है इनका कोई कान नहीं भरता। हम तो खाली परेशान थे पिछले अधिकारियों से कि जो जाके उनका कान भर दे कि फलाना आदमी ये है, तो उसको मान जाते थे। इनकी खूबी है कि डीएम और एसपी दोनों में इनका कान कोई नहीं भर सकता। वो खुद अपना जायज़ा लेते हैं और क्विक एक्शन लेते हैं, और यही मैं भी चाहता हूँ कि अधिकारी ऐसा हो कि जिसके अंदर खुद निर्णय लेने की क्षमता हो। तो ये लोग अगर रह जाएंगे तो इनके साथ मिलके हम लोग शहर को बहुत कुछ दे सकते हैं। मऊ नगर की एक बहुत बड़ी समस्या स्ट्रीट वेंडरों को लेकर है। स्ट्रीट वेंडरों को, पथ विक्रेताओं को लेकर काफ़ी समस्या है। 2-3 प्रकार के पथ विक्रेताओं की श्रेणी बनाई गई थी, स्थायी थी, चल था और हाट बाजार टाइप का था। ठीक है, उसके लिए बाकायदा सूची तैयार की गई, बाकायदे उनसे शुल्क लिए गए। लेकिन अभी भी कांग्रेस के समय में जो कानून बना, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने बना था, संसद से 2012 में संसद में पारित था, 2014 में संसद से वो पारित कानून था। उसमें उनको अभी तक स्थापित नहीं किया गया, जहाँ तहाँ वो जैसे तैसे पड़े, जिससे नगर का सुंदरीकरण भी बाधित है और उनका जीवन भी कहीं ना कहीं परेशान होता है। तो उसके लिए आपके पास कुछ योजना है कि नहीं है? ये तो केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था और उसमें बहुत सारी बातें थी। इन लोगों जो वेंडर्स हैं, इनको पेंशन तक देने की बात थी कि इनका माल जैसे कच्चा फल है, सेब है, केला सड़ जाता है, तो उसके लिए भी उनके नुकसान की भरपाई करने की बात थी, मगर कुछ हुआ नहीं। मसला अब उनकी वजह से वो सड़क पे सामान बेचते हैं तो यातायात बाधित होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो भी इंसान है और वही उनका पेट पालने का, उनके रोज़ी रोटी का वही जरिया है, उसी से वो अपना पेट पालते हैं। तो उनको सड़क से बिना जगह दिए हुए कैसे हटा के अलग कर दिया जाए? जब तक, तो मेरा ये है कि उनको स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई जाए पहले, तब यातायात जो बाधित हो रहा है उसमें उनको उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो अपनी व्यवस्था करें, क्योंकि वही उनकी रोटी है भाई, वही उनका कारोबार है। तो किसी का कारोबार अचानक थोड़ी छीना जा सकता है, नहीं छीना जा सकता। तो आपके मत में वेंडरों को लेकर भी जगह है जिसे बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो रास्तों को बहुत बाधित करते हैं, उन्हें रोकना चाहिए, हटाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी हम कैसे ख़त्म कर देंगे जब तक कि उनके लिए हम कोई व्यवस्था न करें। तो इस पर विचार करेंगे, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय जो होंगे उनके साथ बैठ के करेंगे और विचार करेंगे। नगर पालिका के पास किसी प्रकार की कोई कमी थोड़ी नहीं, नगर पालिका हमारी मऊ की संपन्न नगर पालिका है, और जब हम हो जाएंगे चेयरमैन तो और भी फंड दिल्ली सरकार से ले आना, ये यूपी सरकार से ले आना, वो ले आएंगे। सरकार तो पैसा देना चाहती है, लेने वाला कोई नहीं ना। पिछले 5 साल में जो राजवित्त का पैसा या 15वें वित्त आयोग का पैसा या स्टैम्प शुल्क का पैसा, जितनी भी योजनाएं हमारी चल रही हैं, उन योजनाओं का जो परमानेंटली जो पैसा आता है सिर्फ वही बजट आया। किसी भी प्रकार की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की कि नया बजट आवे।
जैसे अब हम चाहते हैं बेलवा घाट है, एक जगह देखा होगा आपने, बेलवा घाट पे मैं चाहता हूँ जिससे ढेकुलिया घाट पे एक पुल बना, उसी तरह से बेलवा घाट पे एक पुल बनाकर अगर जो 4 लेन वहाँ से गई है बनारस गोरखपुर वाली करीब है उसके, उससे जोड़ दिया जाए तो शहर के लिए एक बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा। काफी व्यापक सोच लिया है आपने मऊ के बारे में। नहीं तो इसके लिए काम करेंगे, दिमाग में हमारे है और इसको करेंगे ही, बेलवा घाट पे पुल बनेगा, गारंटी है हमारी। तो चलिए, जैसे चुनाव तो अभी कुछ दूर है लेकिन बातचीत होती रहेगी। अरशद जमाल जी हमारे साथ थे, काफ़ी व्यापक इनका नज़रिया था। हालांकि भाजपा के लालजी टंडन से लेकर ए.के. शर्मा तक के नेताओं से ये काफ़ी प्रभावित है और उनके काफ़ी सारी बातों को इन्होंने अपने जीवन में उतारा है। हालांकि ये बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत किसकी दर्ज होती है, जीत तो अभी दूर की बात है। अभी चुनाव किस तरफ, चुनाव का करवट ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिर भी बात होती रहेगी और समय देने के लिए बहुत बहुत। मैं एक बात बता दूं, आप कहेंगे मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, ठीक नहीं है, लेकिन सच ये है कि मैं तो बहुत सारे लोगों को बाइट देता हूं, इंटरव्यू देता हूं, मगर आपके सवाल पूछने का जो तरीका है या जिस तरह के आप सवालात ले आ रहे हैं उससे खुशी होती है कि जब कोई एक समझदार पत्रकार के साथ बैठ के बात करो तो बात करने का मज़ा भी आता है। तो मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मजा। देखिए, नगर निकाय चुनाव है तो नगर से संबंधित सवालों से ही हम आपसे मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, मैं आज़ादी देता हूँ, आप जितना मुश्किल सवाल चाहो आप पूछो, हम हर बात का सही जवाब देंगे। अगर मेरे पक्ष में कोई सवाल नहीं होगा तो भी हम जवाब देंगे और तस्लीम करेंगे। कोई बात नहीं, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ऐसे ही बने रहिए, तमाम अन्य मेहमानों के साथ भी हम आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। देखते रहिए तहलका न्यूज़।